अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज बायोलॉजी टेस्ट। ठीक है, ये आपके पास बायोलॉजी एमसीक्यूज बंडल का वॉल्यूम नंबर 1 है, जिनमें टोटल एमसीक्यूज मोर देन 10,000 होंगे। तो हम ये सारे लेकर चलेंगे। तो इसके अंदर हम सारे जो जो पॉइंट्स हैं बुक की, वो 7 आपके पास कुछ चीज़ें हैं, वो हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 अ सेलुलर लाइफ या बायोडाइवर्सिटी। इसका जो अच्छा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है। और ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एमडी गेट के लिए, या नम्स के लिए भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें वही सारे एमसीक्यूज हैं जो किसी अकेडमी में आए हुए थे, तो वही हम यहाँ पर सीखेंगे चीज़ों को। और साथ में हम उनको डिटेल से समझेंगे कि ये ऑप्शन क्यों हो रहा है और ये ऑप्शन क्यों नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे। आपके पास नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। जो एमसीक्यूज आपको नहीं आता, जो आपने रॉन्ग किया, वो आप नोट कर ले अपने फ्यूचर एमडी के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेलुलर लाइफ। ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। इट सेज इट मीडिएट्स फ्यूजन बिटवीन द एचआईवी एनवेलप एंड द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखें, आपके पास जो होता है वो एचआईवी होता है। ठीक है, ये आपके पास एचआईवी है। कंसीडर करें ये आपके पास एचआईवी है और आप सबको पता है यहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइक्स होती हैं। ज़्यादा बेहतर है हम यहाँ पर जस्ट 4 दें, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास इसकी स्पाइक्स लगी हुई होती है। ये कह रहा है कि आपके पास एचआईवी एनवेलप आता है और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो आप देख रहे हैं, कंसीडर करें ये आपके पास क्या है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन। आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इट मीडिएट्स। सो एचआईवी एनवेलप और होस्ट सेल मेम्ब्रेन के बीच फ्यूजन कौन मीडिएट करता है? वो होते हैं आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स। और ये जो स्पाइक्स होती हैं आपके पास, ये होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स 41। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास सेल फ्यूजन करवाता है या एचआईवी को फ्यूजन में हेल्प करता है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो GP120 CD4 रिसेप्टर से बाइंड करता है। एक आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है और दूसरा आपके पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये दोनों स्पाइक्स होती हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है। ये दोनों स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके पास बाइंड करता है सेल से। इट बाइंड्स टू द CD4। जो आपके पास CD4 सेल होते हैं या CD4 रिसेप्टर्स होते हैं होस्ट सेल मेम्ब्रेन की रिसेप्टर की सेल सरफेस पर, बेसिकली वो उससे बाइंड करता है। ठीक है, तो अज्यूम करें ये आपके पास CD4 सेल है और इससे कौन बाइंड करेगा, आपके पास बाइंड करेगा CD4 रिसेप्टर के साथ, बाइंड करता है GP120 स्पाइक्स, जो कि आपके पास एचआईवी की स्पाइक्स होती हैं। और GP41 जो आपके पास स्पाइक्स होती हैं, ये आपके पास बाइंड करती हैं किससे, ये बेसिकली आपके पास बाइंड करती हैं एक्चुअल मेम्ब्रेन से या होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करती हैं। ठीक है, ताकि वायरल का जो कंटेंट है वो होस्ट सेल के अंदर आ सके। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो होगा बी, GP41। तो आपके पास है bacteriophage uses the biosynthetic machinery of which of the following reproduction? ऑप्शन ए their own, ऑप्शन बी plants, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एनिमल। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है बैक्टीरियोफेज अपनी रिप्रोडक्शन के लिए किसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करता है। ठीक है, फेजिस यानी बैक्टीरिया खुद राइबोसोम या ऑर्गेनेल नहीं रखते, आप सबको पता है। इसलिए बैक्टीरिया के एंजाइम्स और राइबोसोम्स हाईजेक करके अपने कंपोनेंट्स बनाता है। तो ये आपके पास खुद का नहीं कंटेन करता, बल्कि किसी और के थ्रू करता है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बैक्टीरियोफेज की, तो मैंने आपको यहाँ पर आपको एक चीज ऐड कर दूं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बेसिकली स्पेसिफिक होता है ओनली वन। ठीक है, ये जो वायरसेस होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं, तो ये मोस्टली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफेज के पास खुद की मशीनरी नहीं होती प्रोटीन ईटीसी बनाने के लिए, तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसकी मशीनरी को यूज करके प्रोटीन्स बनाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी। थर्ड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। कौन सा आपके पास या वायरस क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूज नहीं होता? साइज यूज होता है आपके पास। ठीक है, वायरस को साइज, न्यूक्लिक एसिड टाइप और रिप्लिकेशन मेथड के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन मोड आपके पास क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से हम वायरस को क्लासीफाई नहीं करते, बाकी ये तीनों के थ्रू हम कर सकते हैं। फोर्थ देखें, द रेबीज वायरस वाज फिल्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय व्हिच साइंटिस्ट। तो इसमें आपको बता दूं कि आपके पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन। उन्होंने स्पेशल फिल्टर यूज करके दिखाया कि रेबीज एजेंट बैक्टीरिया ट्रैपिंग फिल्टर से भी पास हो जाता है। इसी से आपके पास इसका जो नाम पड़ा रेबीज वायरस का, वो हम इसे फिल्टरेबल वायरस का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो रेबीज वायरस को फर्स्ट टाइम किसने फिल्टर किया था? ये किया था आपके साइंटिस्ट थे चार्ल्स चैम्बरलेन, या सिंपली आप चैम्बरलेन भी कह सकते हैं। फिफ्थ आपके पास है, अ प्रो वायरस में बी रिफर्ड टू एज डैश। तो ये बहुत ही सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। प्रो वायरस क्या होता है? बेसिकली ये इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम होता है। इसका मतलब ये है, जब भी आपके पास रेटिनो वायरस का डीएनए होस्ट सेल जीनोम में परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है तो हम उसे प्रो वायरस कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो HIV है। आपके पास क्या है? HIV है। अब इस HIV का फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं ये जो डीएनए है आपके पास वो आ चुका है होस्ट सेल के अंदर। कहाँ आ चुका है आपके पास? ये आ चुका है होस्ट सेल में। ठीक है, अब ये क्योंकि आपके पास होस्ट सेल में आ चुका है तो जाहिर बात है होस्ट सेल का भी खुद का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अगर खुद का न्यूक्लियस है तो जाहिर बात है उसका खुद का डीएनए भी होगा। सही है, अब जो HIV होता है उसके पास मोस्टली RNA होता है। क्या होता है बेटे? RNA। तो ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली आपके पास क्या है? RNA है। ठीक है, तो पहले तो RNA आता है, फिर आपके पास क्या बनता है? RNA से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, क्या बनता है? RNA से डीएनए बनता है। और जब ये आपके पास वायरल डीएनए जो होता है फिर ये जाता है आपके पास इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या है? होस्ट सेल का न्यूक्लियस। अब ये जो डीएनए बना है वायरल डीएनए, ये जाएगा इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसका पार्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? इसका पार्ट बन जाता है। तो ये जो वायरल डीएनए है ये बेसिकली इसका पार्ट बन जाता है। तो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रो वायरस का। क्या नाम देते हैं? प्रो वायरस का। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ उसके जीनोमिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करे, उसमें शामिल हो जाए, उसका पार्ट बन जाए, तो हम उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं प्रो वायरस का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चे? आपके पास इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। सिक्स आपके पास है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ हर्पस एक्सेप्ट। हर्पस की सारी सिम्टम्स से सिवाय एक के। ठीक है, हर्पस का क्लासिक लोकल सिम्टम्स अगर देखा जाए तो वो जेनिटल एरियाज होते हैं। ठीक है, और जेनिटल एरियाज में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं? इचिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लिस्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं और यूरिनेशन के दौरान बर्निंग होती है इस डिजीज के अंदर। ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन लिम्फ नोड स्वेलिंग एक ज्यादा जनरलाइज सिस्टमेटिक साइन है जो स्पेसिफिकली आपके पास जो हर्पस वायरस है उसकी डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता, बल्कि एक और डिजीज होती है उसमें आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। ये आपके पास हर्पस वायरस रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट सेवेंथ, अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द विच ऑफ वायरस। जो यूवी रेज होती हैं स्पेसिफिकली वायरस का क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? ऑप्शन ए कोट, ऑप्शन बी जीनोम, ऑप्शन सी एनवेलप, ऑप्शन डी कैप्सूलर्स। तो देखें आपके पास जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर दूं। यूवी रेडिएशंस या जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं। ठीक है, यूवी रेज बेसिकली या यूवी रेडिएशन न्यूक्लिक एसिड में थायमिन डाइमर जैसे मॉलिक्यूल को डैमेज क्रिएट करते हैं जो कि आपके पास वायरस की रेप्लिकेशन की एबिलिटी खत्म कर देता है। तो जैसे ही हम यूवी रेज डालते हैं किसी वायरस के ऊपर, ठीक है, किसी वायरस के ऊपर हम ये यूवी रेज डालते हैं, ठीक है, ये हम किसी वायरस के ऊपर यूवी रेज डालते हैं तो इस वायरस के पास भी क्या होता है? आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है आपके पास? थायमीन होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? डीएनए में थायमीन होता है। तो यूवी रेडिएशन न्यूक्लिक एसिड में थायमीन डाइमर जैसे मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। तो जैसे यूवी रेडिएशन पड़ती है न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में तो आपके पास क्या बन जाता है? थायमीन डाइमर बन जाता है। डाइमर, DIMERS, डाइमर्स। ठीक है, अब ये जो थायमीन डाइमर जो अब बन चुका है इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो क्या करता है? वो इस वायरस की वायरल रेप्लिकेशन हम बोलते हैं, मतलब एक वायरस से दूसरा वायरस जो बनता है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। इस वायरल रेप्लिकेशन को क्या करता है? खत्म कर देता है या कंप्लीट कर देता है या हम कह दें फिनिश कर देता है। ठीक है,
तो जब भी यूवी रेडिएशन हम लगाते हैं किसी वायरस के ऊपर तो उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वायरस का उसमें बेसिकली क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, थायमिन डाइमर बनना स्टार्ट हो जाता है। और थायमिन डाइमर की ये एबिलिटी है, ये वायरस रिप्लिकेशन एबिलिटी को खत्म कर देता है ताकि वायरस नेक्स्ट टाइम रिप्लिकेट ना कर सके और वहीं खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि बेसिकली जो यूवी रेज हैं वो वायरस के जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी ताकि वो रिप्लिकेट ना कर पाए। 8 में कह रहा है ऑल आर सेलुलर इन्फेक्शन एंटिटीज एक्सेप्ट, सारे आपके पास सेलुलर असेलुलर एंटिटीज हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दूं कि यीस्ट एक सेलुलर फंगस है, पूरा का पूरा आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। यीस्ट की बात कर रहा हूँ, YEAST यीस्ट, ठीक है। जबकि आपके पास यहाँ पर पायरन्स, वायरोइन एंड वायरस, ये तीनों असेलुलर एंटिटीज है सिवाय एक के जो कि यीस्ट है, और ये एक यूकैरियोटिक सेल के थ्रू आता है, यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरीज में आता है। 9th नंबर है आपके पास वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट व्हिच कैन ओनली बी सीन बाय, वायरस इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ किससे दिखाई जा सकते हैं, ऑप्शन ए नेकेड आई से, ऑप्शन डी लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वायरस इतने छोटे हैं या वायरस जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से भी छोटे होते हैं आपके पास, इसलिए उन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए और वो माइक्रोस्कोप जो होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाती है। 10 नंबर में कहा गया है कि वायरस रिप्रोड्यूस बाय, वायरस खुद का नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं या रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इस बेसिकली आपके पास ये बेसिकली रिप्लिकेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। वायरस बाइनरी फिशन या कॉन्जुगेशन नहीं करते बेटे, वो होस्ट सेल मशीनरी यानी जो होस्ट सेल होता है उसकी मशीन को हाईजेक कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी कॉपीज रिप्लिकेट करवाते रहते हैं, हम इसे कहते हैं वायरल रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा रिप्लिकेशन। 11th आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन हेल्पर टी लिम्फोसाइट वेयर आर इन HIV पार्टिकल बाइंड। तो ये आपके पास वही है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कह रहा है कि रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होती हैं, या लिखने से बेहतर है ऊपर आते हैं, ऊपर ही मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये वाली एग्जैक्टली यही चीज है। ये कह रहा है कि आपके पास ये जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मैंने बात की है होस्ट सेल की। अब इस होस्ट सेल का नाम क्या है, वहां पर क्वेश्चन में दिया गया था, ये जो आपके पास होस्ट सेल है इसका नाम उन्होंने दिया था क्या, दैट इज अ टी हेल्पर लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यही सेल हैं जो बेसिकली HIV क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हीं सेल की सरफेस के ऊपर, इन्हीं सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर का नाम होता है CD4 रिसेप्टर। इन्हीं रिसेप्टर से आपके पास GP120 जो है वो क्या करता है, आपके पास GP120 जो कि स्पाइक्स होती हैं, जो कि स्पाइक्स होती हैं आपके पास किसकी, HIV की। तो HIV बेसिकली इन्हीं स्पाइक्स को यूज करके इन्हीं CD4 रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे ही वो बाइंड हो गए अब फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा, फ्यूजन होगी आपके पास GP141 आपके पास ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स को यूज करके फ्यूजन करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास 11 के अंदर, यस CD4 सेल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा CD4 सेल, माय मिस्टेक, यहाँ पर होगा आपके पास CD4, राइट ऑप्शन विल बी द ए। नेक्स्ट आपके पास है 12 कॉमन अमंग ऑल वायरस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन साइकिल। कौन सी चीज कॉमन है, या ऐसे कहूं तो सब वायरस के इन्फेक्शन साइकिल में कॉमन क्या होता है, सारे वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शन साइकिल में होते हैं, ठीक है। तो उसी इन्फेक्शन साइकिल में कॉमन क्या चीज होती है सब के सब वायरस में, वो आपसे पूछा गया है। हाँ जी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आपने चूज किया है वो गलत है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा क्वेश्चन 12 के अंदर बी, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। देखें वायरस के पास आए, यहाँ पर आए, वायरस के वायरस के पास राइबोसोम्स या कोई भी खास ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, इनको प्रोटीन्स चाहिए, इनको प्रोटीन्स चाहिए। तो प्रोटीन्स किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, ये प्रोसेस यूज करते हैं ट्रांसलेशन, इसके थ्रू बनाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये बेसिकली होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म यूज करेंगे, ठीक है। होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म यूज करके क्या करेंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, चाहे आप कोई भी वायरस ले लें, दुनिया के सारे वायरस ले लें, जहाँ तक अभी तक मुझे जो पता है कि ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है इनमें ये चीज़ कॉमन होती है कि ये आपके पास कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी जहाँ तक उन्होंने बात की है ना ट्रांसक्रिप्शन की या DNA रेप्लिकेशन की,
वो आपके पास न्यूक्लियस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कॉमन क्या है। तो जितने भी वायरस हैं, ऑल वायरसेस, अमंग ऑल वायरसेस जो कॉमन इन्फेक्शन साइकिल में होता है स्टेप, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपका बी ऑप्शन, यानी ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। बाकी ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो दो पॉसिबिलिटीज है। हमसे पूछा गया है कॉमन, तो उस हिसाब से आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 13 में कह रहा है कि प्रोटीन ऑफ HIV दैट हेल्प इन इट्स फ्यूजन विद टी सेल। प्रोटीन HIV की जो कि हेल्प करता है फ्यूजन विद टी सेल, यानी टी हेल्पर सेल से फ्यूजन करने में हेल्प करता है। वो कौन सी प्रोटीन मैंने बताई थी आपको, यस GP41, वो फ्यूजन में हेल्प करता है। बाइंडिंग में मैंने GP120 बताई थी, यहाँ पर बात कर रहा है फ्यूजन की, तो यहाँ पर आपके पास होगा GP41। आगे चलते हैं 14, अनकोटिंग ऑफ HIV वायरन अकर्स। HIV वायरन का अनकोटिंग कहाँ पर होता है, वो आपसे पूछा गया है। देखिए, मेम्ब्रेन फ्यूजन के बाद वायरल कैप्सिड सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करके ओपन होता है, ठीक है। अब RNA जीनोम क्या होता है, उस दौरान रिलीज होता है। तो ये जो अनकोटिंग हो रही है HIV की, वो कहाँ पर हो रही है, तो आपके पास हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में, राइट ऑप्शन होगा बी। 15 में आपके पास है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट। तो HIV मैंने बताया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू 100% ट्रांसमिट होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू 100% ट्रांसमिट होता है, सलाइवा के थ्रू, अभी साइड पर रखे से, ब्रीस्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसमिट होता है वाया द एंटीबॉडीज, ठीक है। बट आपके पास सलाइवा में HIV की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि ट्रांसमिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास सलाइवा के थ्रू HIV ट्रांसमिट नहीं होता, डी ऑप्शन होगा। 16 के अंदर कह रहा है कि द अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विद द होस्ट सेल DNA इज डन वाया द एक्शन ऑफ व्हिच एंजाइम। आ जाए वही बात जो हमने ऊपर की है अभी अभी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बात की है, ये जो अटैचमेंट हो रहा है, ये जो वायरल DNA है, ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जो DNA है उसके साथ अटैच हो रहा है, उसके साथ उसका पार्ट बन जा रहा है। ये जो येलो पार्ट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये येलो पार्ट, ये बेसिकली क्या है कि इसी वायरल DNA का पार्ट है जो यहाँ पर इसका पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस कौन सा एंजाइम कंट्रोल करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, उसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। क्या है आपके पास, इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। तो वही आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजाइम का नाम क्या होगा, क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेज एंजाइम। द राइट ऑप्शन विल बी हियर, ए ऑप्शन इंटीग्रेज। 17 में है द फेनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन। जो फेनोमेना होता है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन का HIV लाइफ साइकिल में, वो कहाँ पर होता है, एक होता है ट्रांसलेशन, वो अलग प्रोसेस है, यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है वो आपको बताना है। हाँ जी, एग्जैक्टली। बेसिकली क्या हुआ था ऊपर आपके पास, देखें एक बार प्रो वायरस इंटीग्रेट होने के बाद होस्ट का जो RNA पॉलीमरेज होता है, ये बेसिकली होस्ट के RNA पॉलीमरेज को यूज करके न्यूक्लियस में उसे ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये कहाँ पर होता है, या बेसिकली होता है न्यूक्लियस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ए। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम होता है उसको याद रखें, वो होता है RNA पॉलीमरेज। और ये पूछा जाता है ये एंजाइम किसका है, होस्ट का है या वायरस का है, तो ये आपके पास होता है होस्ट का, ठीक है। होस्ट मतलब टी हेल्पर सेल का। कभी कभी हेल्पर सेल नहीं लिखा होता, डायरेक्ट टी से लिखा हुआ होता है, तभी भी आप क्या करोगे, सही चूज करोगे, तब भी सेम ही चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं 18 में, इन इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रेंथ फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बहुत ही ईजी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए टेम्पलेट स्ट्रेंथ कौन सा होता है वो पूछा गया। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल RNA जीनोम को टेम्पलेट की तरह यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर टेम्पलेट के तौर पर कौन काम आ रहा है, वायरस का RNA मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, वायरल RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर देखें आपके पास ये जो HIV है, इसके पास खुद का क्या होता है, खुद की अपनी चीज कौन सी होती है, कि खुद की अपनी चीज जो होती है वो होती है RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो RNA मॉलिक्यूल है, ऐसे समझिए टेम्पलेट है। टेम्पलेट हम इस टेम्पलेट, अब टेम्पलेट को लेकर परेशान ना हो, अगर मैं आपको सिंपल कर दूं तो ऐसे समझ लें सैंपल है, ठीक है। सिंपल है, ऐसे समझ लें, सिंपल चीज। हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, इजी करके समझना है। HIV के पास खुद का RNA मॉलिक्यूल होता है, और आपके पास इसके HIV के पास एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, RT एंजाइम होता है। उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये RNA से DNA बनाता है, ठीक है। अब ये जो RNA से DNA बना रहा है, अब ये इस RNA से DNA बनाएगा, यहाँ पर होता है RT एंजाइम, ठीक है।
RT एंजाइम होगा। अब ये इस RNA मॉलिक्यूल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो DNA में कन्वर्ट करने से पहले बीच वाली स्टेट बनती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA, वो बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर बात कर रहा था कि कौन सा टेम्पलेट यानी सिंपल के तौर पर यूज होता है, तो वो वायरस का खुद का RNA होता है। वायरस का खुद का RNA होता है जो टेम्पलेट के तौर पर यूज होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ही होगा, वायरल RNA मॉलिक्यूल। 19 में देखें, मेजर सेल दैट आर इन्फेक्टेड बाय HIV आर व्हाट? ओके, मेजर सेल जो HIV इन्फेक्ट करता है वो होते हैं आपके पास हेल्पर T लिम्फोसाइट, ठीक है। CD4 प्लस हेल्पर T सेल HIV का प्राइमरी टारगेट होता है। ये आप नोट कर ले नोटबुक के अंदर या कहीं पर भी कि HIV का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है हेल्पर T सेल या CD4 प्लस हेल्पर T सेल भी कहते हैं, ठीक है। जिनके डिस्ट्रॉय होने से आपके पास जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा इसका प्राइमरी टारगेट HIV का? हेल्पर T लिम्फोसाइट। 20 के अंदर देखें, द रेटिरो वायरस कंटेंट, जो रेटिरो वायरस होता है उसके पास क्या होता है? देखिए रेटिरो वायरस कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, जस्ट बिकॉज आपका जो बायोलॉजी वॉल्यूम 1 है टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज बंडल, मोस्ट अगर प्रोमिनेंट चीज कहूँ तो एमसीक्यूज बंडल, तो उसके अंदर आपके पास हम रिवीजन ऑलरेडी एमटीकेट मतलब जब एग्जाम होता है तो उससे 2 मंथ पहले तक हम सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। नाउ आवर 2 मंथ आर डेडिकेटेड ओनली फॉर रिवीजन एंड द प्रैक्टिस इन चीज़ों के लिए है बस। जो चीज़ें थी हम सारी कवर कर चुके हैं, अब आपकी है रिवीजन और प्रैक्टिस। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी प्रैक्टिस को अच्छे से देखें, अच्छे से कवर करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये आप लेक्चर डिस्कशन सुने। यकीन कीजिए आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने जो मैंने लेक्चर खुद के पढ़ाए थे, आपको लेक्चर नोट्स दिए थे, वो भी आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज मुझे यकीन है आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इतनी सारी चीज़ें इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की हैं, आपको दोबारा वो चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। बट जस्ट आपको प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू रखनी है ताकि जब एमटीकेट आए तब आपको कोई भी स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो। और वहाँ पर चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ें हमें मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरी प्यार से सुने इस चीज़ को कि आप इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो भी जब भी जिस भी दिन आपके पास ये लेक्चर आए आप उसी टाइम सुनेंगे, उसी टाइम नोटबुक लेकर बैठेंगे और जो एमसीक्यूज आपको नहीं आता वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। रेटिरो वायरस के पास क्या होता है? अब रेटिरो वायरस कौन कौन सी आ जाते हैं? अब देखिए रेटिरो वायरस तो बहुत सारे होते हैं पर हम मोस्टली अपने टेक्स्ट बुक से लेते हैं HIV को। तो HIV भी आपके पास एक रेटिरो वायरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन रेटिरो वायरस का जो जीनोम होता है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है, इनका जो जीनोम होता है या जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या होता है, पता है किसी को? हाँ जी, नहीं, हाँ जी। तो इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है RNA, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें, आपसे क्या पूछा गया कि रेटिनो वायरस के पास क्या होता है? रेटिनो वायरस के पास सर RNA होता है। तो सर यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट गए, एक आपके पास ये कट गया, सी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, और दूसरा सर डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये DNA है। फिर यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन होंगे क्योंकि इन दोनों में RNA है, तो मेरा ऑप्शन है नहीं। रेटिनो वायरस में आपके पास RNA तो होता है बट कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है? तो ये चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एमटीकेट में, ठीक है। ये आप नोट कर लें कि जो RNA होता है ये आपके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, या तो एमटीकेट में इस तरह से लिखा होगा सिंगल स्ट्रैंड RNA या फिर इस तरह से लिखा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों तरीकों से लिखा होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। राइट ऑप्शन विल बी द ए। 21 में देखें क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कैंसर इन द एनिमल्स? एनिमल में कैंसर कॉज कर, वापस देखें, इस डिश इज नोन टू कॉज कैंसर इन एनिमल। ओके, सो एनिमल में कैंसर कॉज करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे दिए हुए ऑप्शन ए है पोलियो वायरस, ऑप्शन बी है HPV यानी हेपाटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन सी रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी TMV टोबाको मोजेक वायरस। तो देखें ये चीज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके पास जो रेटिनो वायरस होते हैं उन रेटिनो वायरस में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो रेटिनो वायरस होते हैं उनमें कुछ रेटिनो वायरस ऑन्कोजीन्स कैरी करते हैं, ये होस्ट ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करती हैं। तो कुछ जो रेटिनो वायरस होती हैं उनमें कुछ जीन्स होती हैं, उन जीन्स का नाम क्या होता है? उन जीन्स का नाम होता है ऑन्कोजीन्स, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इनके पास क्या होती है? ऑन्कोजीन्स होती हैं जो बेसिकली क्या कॉज करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं उस होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? रेटिनो वायरस। नेक्स्ट आपके पास है 22, वो आप क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरॉइड?
अब वायरस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सिंपल चीज़ बताऊँ, यहाँ से आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन-सी डिज़ीज़ है जो वायरॉइड से कॉज़ होती है? ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। पता है आपको? चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर 2 वायरसेस हम पढ़ेंगे, एक आपके पढ़ लिए हैं बट यहाँ पर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा। हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है? ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये बेसिकली एक डिफेक्टिव या सैटेलाइट एजेंट होता है जो वायरॉइड लाइक आरएनए स्ट्रक्चर रखता है। तो इस हेपेटाइटिस बी वायरस को ऐसे समझें, ये एक तरह की सैटेलाइट होती है। क्या होती है? सैटेलाइट होती है। किसके लिए सैटेलाइट होती है? वायरॉइड लाइक स्ट्रक्चर, या ये आपके पास, या ज़्यादा सिंपल कर दूँ आपके लिए, तो एचबीवी आपके पास ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है जिसके पास क्या होता है, एक डिफेक्टिव एजेंट होता है। इसके पास एक डिफेक्टिव एजेंट होता है, उस एजेंट का नाम क्या है, उस एजेंट का नाम है वायरॉइड, ठीक है? या वायरॉइड लाइक आरएनए स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है? और इसी वायरॉइड को रिप्लिकेट होने के लिए, अगर ये अपना नंबर बढ़ाना चाहता है, रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो इसको रिप्लिकेट होने के लिए एक और वायरस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? रिप्लिकेट होने के लिए हेपेटाइटिस बी की जरूरत होती है इसको। किस चीज की जरूरत होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत होती है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस होगा तभी वो वायरॉइड रिप्लिकेट कर पाएगा। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं होगा तो वो रिप्लिकेट भी नहीं कर सकता। तो वो वायरॉइड हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी में रिप्लिकेट करता है, बिकॉज हेपेटाइटिस बी वायरस ही होता है जिसका डिफेक्टिव एजेंट क्या होता है? वायरॉइड होता है। बट मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया है, ये आपके पास होगा हेपेटाइटिस डी, ठीक है? आई एम सो सॉरी, हेपेटाइटिस डी वायरस, ठीक है? तो हेपेटाइटिस डी वायरस के पास एक डिफेक्टिव एजेंट होता है जिसका नाम होता है वायरॉइड, ठीक है? यही आपके पास होता है वायरॉइड। यही वायरॉइड होता है जो कि आपके पास हेपेटाइटिस डी कॉज करता है। हेपेटाइटिस डी जो कॉज करता है, उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है आपके पास वायरॉइड, ठीक है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो इसके लिए ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि वायरॉइड को रिप्लिकेट करने के लिए, खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए, खुद का नंबर बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी में ही ये रिप्लिकेशन कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे, वो ये पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरॉइड? कौन सी डिजीज है जो वायरॉइड कॉज करता है? उसका रीजन है आपके पास, कौन सी डिजीज है आपके पास? हेपेटाइटिस डी। 23 आपके पास, वायरस दैट अफेक्ट द जेनिटल ऑर्गन्स। जब भी बात आ जाए जेनिटल ऑर्गन्स की, तो आप क्या चूज करोगे? यहाँ पर देखें, हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा, एचआईवी नहीं होगा, पोक्स वायरस नहीं होगा, एचएसवी मतलब हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ये जो एचएसवी होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आ जाए आपके पास, ये जो एचएसवी है इसका नाम हम कहते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप आपके पास टाइप 1 होता है और दूसरा टाइप 2 होता है। यहाँ पर इन्होंने बात किसकी की है? टाइप 2 की है। जो टाइप 2 होती हैं वो मेनली जेनिटल हर्पस कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? जेनिटल हर्पस कॉज करते हैं। ये आपके पास जो, जहाँ पर ये जेनिटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड ब्लिस्टर बनाते हैं, लीजन्स जेनिटल एरिया में कॉज कर सकते हैं। टाइप 2 होता है जो कि आपके पास ये सब करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था जेनिटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो वो कौन करता है आपके पास? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस करता है। लेकिन अगर यहाँ पर होता टाइप 1 टाइप 2, तो आप क्या चूज करते? टाइप 2 चूज करते। 24 में कह रहा है कि द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रिप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड ओनली बाय द डिश। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वायरल रिप्लिकेशन में वो सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है? ओनली बाय द डिश, वो आपको बताना है। वायरल रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम सिर्फ किससे बनते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए होस्ट सेल, ऑप्शन बी वायरल राइबोसोम, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वायरल राइबोसोम, ऑप्शन डी इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल कोर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वायरस खुद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं रखते, खुद प्रोटीन नहीं बनाते, इसलिए रिप्लिकेशन एंजाइम भी होस्ट सेल से ही बनाते हैं, ठीक है? तो वायरस जीन की डायरेक्शन में आपके पास जो वायरस होता है उसका खुद का मैकेनिज्म नहीं होता, तो ये क्या करता है? होस्ट सेल के थ्रू इस एंजाइम्स बनाता है, होस्ट सेल के थ्रू प्रोटीन को बनाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ये ऑप्शन, दैट इज होस्ट सेल। आगे आपके पास है पिग्स आर रिजर्वायर ऑफ फॉर डिश, पिग्स आर रिजर्वायर फॉर डिश। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। हाँ जी, पिग्स किस हेपेटाइटिस का रिजर्व होता है? ठीक है, हाँ जी,
इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए हेपाटाइटिस ई राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हेपाटाइटिस ई वायरस जो होते हैं वो ज़ूनोटिक होते हैं और पिग्स इसमें इम्पोर्टेंट एनिमल रिजर्वायर होते हैं। पिग्स इसका रिजर्वायर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन होगा हेपाटाइटिस सी। आपके बुक की पॉइंट है। हेपाटाइटिस सी इज आल्सो नोन एज, ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। हेपाटाइटिस सी को हम इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस भी कहते हैं। आई थिंक इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। के पास आगे है मेड काउ डिजीज कौन कॉज करता है? मेड काउ डिजीज कौन कॉज करता है? ये बेसिकली आपके पास कौन करता है? पायरोइन करते हैं। पायरोइन क्या होते हैं? पायरोइन बेसिकली ये मिसफोल्डेड आपके पास प्रोटीन्स होती हैं जो नॉर्मल ब्रेन प्रोटीन को भी मिसफोल्ड करने पर मजबूर करती है। कोई न्यूक्लिक एसिड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये प्रोटीन ही होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 28 में कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पोक्स वायरस व्हिच इज। स्मॉल पॉक्स जो है एक पोक्स वायरस से होता है, जो क्या होता है? डीएनए नेक्ड वायरस होता है, आरएनए एनवेलप्ड वायरस होता है, आरएनए नेकेड वायरस होता है, डीएनए एनवेलप्ड वायरस होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा डीएनए एनवेलप्ड वायरस। एक टेबल बनाई थी वहां पर, याद हो आपको लेक्चर के अंदर, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी। 29 के अंदर कहा गया है कि वायरस दैट अटैक द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड डिश। वायरस जो स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है रेबीज। रेबीज आपके पास डॉग्स के थ्रू कॉज करता है और वहां पर डॉग्स वाली चीजें आती हैं। रेबीज यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं होगा। एचआईवी भी नहीं होगा क्योंकि वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यहाँ पर बात कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की। एचसीवी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस भी नहीं होगा, ये आपके पास अलग चीज है। यहाँ पर आपके पास होगा पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो आपके पास होता है ये बेसिकली अटैक करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है? ये इंटीरियर हॉर्न सेल, यानी जो आपके पास हमने पढ़े थे ना, इंटीरियर हॉर्न सेल मोटर न्यूरॉन को इन्फेक्ट करता है ये आपके पास, ठीक है? जैसे पैरालिसिस, इसकी वजह से पैरालिसिस भी होती है बच्चों में। छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनको जैसे वो आते हैं तो एक खास पीरियड के अंदर उन्हें हम पोलियो जो होते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें, ठीक है? 30 आपके पास है हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस ए वायरस है तो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी फीकल ओरल रूट, ऑप्शन डी साइरिंजेस। टेबल से सारे क्वेश्चन है। देखिए जो कॉन्टीमिनेटेड फूड यूज करते हैं या जो कॉन्टीमिनेटेड वाटर यूज करते हैं, ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो उसके थ्रू आपके पास स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है? इसलिए जो आपके पास जो सैनिटेशन है इंप्रूव करना प्रिवेंशन का मेन तरीका होता है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होती है वो मोस्टली ट्रांसमिट होते हैं फीको ओरल रूट या फीकल ओरल रूट के थ्रू। 31 आपके पास है हेपेटाइटिस ए वायरस क्या होता है? ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और इसको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, ऑप्शन ए के थ्रू, ये जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है? 32 देखें, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, पोलियो वायरस कॉज करता है, मम्स वायरस कॉज करता है, लेकिन टेटनस जो होती है आपके पास ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कौन सी आपके पास वायरल डिजीज नहीं है? तो आपके पास टेटनस है। टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज होती है बच्चे, जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से काज होती है, ठीक है? बाकी जो भी है वो वायरल होती है। 33 में आपसे कह रहा है कि वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिश, ठीक है? पैरोटिड ग्लैंड की वायरल इन्फ्लेमेशन कॉमनली किससे एसोसिएटेड होती है वो आपको बताना है। आपको मैंने एक वायरस का नाम बताया था जिसका नाम था मम्स। जो मम्स वायरस होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में भी 3 ग्लैंड हमने पढ़े थे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किस ग्लैंड की? पैरोटिड ग्लैंड की। तो वो जो मम्प वायरस है वो क्या करता है? पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी चीक्स होती हैं या पेशेंट की चीक्स होती हैं वो स्वेलन दिखाई देती हैं। दैट्स व्हाई हम इनको कहते हैं मम्स। ये ऑप्शन 34 में मोस्ट कॉमनली लीजन्स कैन बी सीन अराउंड द माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइट। तो ये जो चीजें कह रहा है ये हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर? हर्पस के अंदर। हर्पस के 2 टाइप्स बताए थे। टाइप 1 के अंदर आपके पास माउथ में, लिप्स और स्किन के अराउंड होता है, और दूसरे में आपके पास जेनिटल ऑर्गन में अराउंड होता है। तो यहाँ पर आपके पास किस चीज की बात कर रहा है? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की। 35 में है एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन अ वायरस आल्सो। एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वायरस में, कौन सा एंजाइम वायरस में भी प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है, ठीक है? कुछ बैक्टीरियोफेज लाइसोसोम एंजाइम रखते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कौन होगा आपके पास? लाइसोजाइम होगा। इसके थ्रू कुछ वायरस जो है वो उसके होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। 36 में कह रहा है व्हेन अ वायरस इज इन द लाइसोजेनिक साइकिल व्हिच ऑफ दीज विल अकर, ठीक है? ऑप्शन ए में आपके पास है वायरल डीएनए बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए। ऑप्शन बी है होस्ट सेल प्रोड्यूस मेनी न्यू वायरस बिफोर इट ब्रेक्स अपार्ट। ऑप्शन सी है द वायरल डीएनए replicate and is separated by the cell's spinal membranes, and option D है आपके पास antiviral defenses of the cell expel the viral DNA। तो ये आपके पास टॉपिक में तो नहीं है बट हम कवर करेंगे, और आपको याद भी हो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर इस टॉपिक को कवर किया, लाइसोजेनिक साइकिल और दूसरा था लाइटिक साइकिल।
अब बच्चे देखें लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक में जो वायरस होता है वो इमीडिएटली नए पार्टिकल्स नहीं बनाता, पहले अपने जीनोम यानी अपने जेनेटिक मटेरियल होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करता है, शामिल करता है, और ये जो इंटीग्रेट करता है इसके हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, और ये सेल के साथ साइलेंटली रिप्लिकेट करता रहता है। तो इसका काम क्या होता है, इंटीग्रेशन में, इनकॉर्पोरेशन में, लाइसोजेनिक साइकिल में। ठीक है, 37 में आपके पास है द बैक्टीरियोफेज अटैच itself by its sorry the bacteriophage attach itself by its cell to the cell wall of a bacterium edge। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अटैच करता है खुद को अपनी टेल के थ्रू सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम पर, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उस पर खुद को अटैच करता है। ठीक है, कहाँ पर अटैच करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है सेल की किसी भी जगह पर अटैच कर सकता है, ऑप्शन बी में कह रहा है वो कोई खास सरफेस होती है जहां पर वो चिपट जाता है या एडहियर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी पर है रिसेप्टर साइट, ऑप्शन डी पर है बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट तो हमने पढ़ी है एंजाइम में, यहाँ पर कैसी हो सकती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास रिसेप्टर साइट होते हैं, खास रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर ये अटैच होते हैं। 38 पर है आपके पास द पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट एंटर इनटू द होस्ट सेल इज कॉल्ड डिश। जो पार्ट बैक्टीरियोफेज का एंटर करेगा होस्ट सेल में हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए सेल के अंदर इंजेक्ट होते हैं आपके पास, प्रोटीन कोड इसमें बाहर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास जीनोम। 39 के अंदर देखें इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द फेज इज रिगार्डेड एज, लाइटिक साइकिल क्या होता है, ऐसे समझिए खतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लाइटिक साइकिल है वो खुद को बादशाह समझता है, और जो होस्ट होता है उसको क्या समझता है आपके पास, गुलाम समझता है। ठीक है, तो जो लाइटिक साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का, उसमें जो फेज होता है हम उसे रिगार्ड या हम उसे क्या कह सकते हैं, मास्टर कह सकते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया को कहता है भाई साहब हम तुम्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो साइकिल हमने पढ़ी थी लाइसोजेनिक साइकिल, वहां पर वो दोस्त दोस्त समझ कर रह लेते हैं एक साथ। ठीक है, जब तक उस वायरस को खतरा नहीं होता उस होस्ट सेल से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, तब तक वो दोस्ती बनाकर रखते हैं। लेकिन जैसे पता लगता है कि बाहर से कोई चीज आ रही है या यूवी रेस पड़ रहे हैं उस वायरस के ऊपर, तो वो जल्दी से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो होता है लाइसोजेनिक साइकिल में साथ रहते हैं, इनकॉर्पोरेट करके रहते हैं। बट लाइटिक साइकिल कहता है नहीं, यहाँ का मास्टर मैं हूँ, तुम हो गुलाम। तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरी रेप्लिकेशन करो जितनी पॉसिबल हो सके। तो ऑलमोस्ट 200 कॉपीज बनती है वायरस की। उसके बाद क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है उस बैक्टीरिया को खत्म करके, डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके। आगे चलें 40 के अंदर। 40 में आपके पास है अमंग द फॉलोइंग डेश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कौन सा होता है, बार बार मैंने बताया है, एचआईवी आपके पास इसका फुल नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके पास जो एंजाइम होता है जो नेचुरली इसके पास मिलता है वो आपके पास कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आगे आपके पास है 41 द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस कंटेन। तो जीनोम होता है ज्यादातर एनिमल वायरस का, वो क्या कंटेन करता है। बहुत से बच्चे चूज करते हैं बोथ, बट बोथ नहीं होगा। ठीक है, ये बुक की पॉइंट है। देखें टेक्स्ट बुक के मुताबिक ज्यादातर एनिमल वायरस आरएनए जीनोम रखते हैं। जैसे आपके पास इन्फ्लुएंजा है, एनिमल वायरस से आरएनए जीनोम कंटेन करता है। आपके पास एचआईवी है, पोलियो वायरस से आरएनए जीनोम करता है। ठीक है, जबकि डीएनए वायरस जो होते हैं लाइक हर्पस डीएनए वायरस होता है, उसके अलावा पोक्स डीएनए वायरस होता है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आरएनए वायरस सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो हम कहते हैं द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस कंटेन आरएनए। आगे आपके पास है द कैप्सुमर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पस वायरस। तो ये एक याद रखने वाली चीज है, तो ये आपके पास होते हैं 162। अब वायरोइन क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए वायरोइन एक फुली असेंबल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल होता है। ठीक है, और वायरोइन किससे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड जब भी आपके पास कैप्सिड, ये दो चीजें आप याद रखें। सॉरी, हाँ ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, ये दो चीजें हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वायरोइन कहते हैं। बस ये चीजें आप समझ लो। ठीक है, तो वायरोइन क्या होता है, आपके पास एक वायरस होता है। क्या होता है आपके पास, एक वायरस होता है। कंप्लीटली इन्फेक्शियस पार्टिकल भी हम कहते हैं, पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। मैं नहीं समझता मेरे बार बार एक्सप्लेन करना बनता है, बट ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो इस सेशन इस पेज के अंदर इनरोल नहीं थे, तो उनके लिए मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। बट जो सेशन में इनरोल थे उनके लिए मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखी है। इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे नोट्स, इतने सारे प्रैक्टिस सेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, 44 के अंदर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो हमने देखा होगा बहुत से जो वायरस होते हैं उनमें जीनोम, उनमें कैप्सिड, उनमें प्रोटीन कोड जो होता है, जीनोम, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, ये तीनों चीजें कॉमन होती हैं। बट एनवलप जो है वो कुछ वायरस में होता है, कुछ वायरस में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर एनवलप होता है, वो एसेंशियल, वो जरूरी पार्ट नहीं है कि हर वायरस में हो या नहीं हो, वो जरूरी नहीं है।
बट न्यूक्लिक एसिड का होना, कैप्सिड का होना, जीनोम का होना जरूरी है। 45 में देखें, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ वायरस। कौन सा कंपोनेंट है जो आपके पास डिटरमाइन करता है शेप ऑफ वायरस? हाँ जी, नाम तो सुना ही होगा, कैप्सिड। कैप्सिड आपके पास क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है। कैप्सिड आपके पास क्या होता है? प्रोटीन सब यूनिट कंटेन करता है। उस सब यूनिट का नाम क्या होता है? उन सब यूनिट का नाम होता है आपके पास कैप्सोमर्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैप्सोमर्स होते हैं। तो जो कैप्सोमर्स की जो अरेंजमेंट होती है वही डिटरमाइन करती है कि उस वायरस की शेप क्या होगी। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पर आपके पास क्या होगा? कैप्सिड। जब भी बात आ जाए डिटर्मिनेशन ऑफ शेप की, तो आप क्या चूज करोगे? कैप्सिड चूज करोगे। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। कौन सी चीजें जो सारे वायरस में प्रेजेंट होती है? हमने अभी अभी पढ़ा है, कुछ वायरस में डीएनए होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है, लेकिन दोनों नहीं होते। एनवेलप भी पढ़ा है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सर बात कर रहा है प्रेजेंट इन ऑल वायरस, तो प्रेजेंट जो होता है सारे वायरस में, वो क्या होता है आपके पास? कैप्सिड होता है। तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। 47 में कह रहा है, इन पायरोइन्स इन्फ्लेमेशन इज कैरीड फर्दर थ्रू डिश। तो पायरोइन्स में जो इन पायरोइन्स इंफॉर्मेशन इज कैरीड फर्दर थ्रू डिश। हमने पढ़ा है कि पायरन्स जो होते हैं वो बेसिकली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, इनके पास तो कोई न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी करते हैं? हाँ जी, क्योंकि आपके पास पायरन्स जो होते हैं इनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। नाउ अब हम आते हैं 47 के ऊपर। ठीक है, तो 47 में आपके पास क्या कह रहा है? आपके पास कह रहा है कि इन पायरोइन्स इंफॉर्मेशन इज कैरीड फर्दर थ्रू। पायरोइन्स जो आपके पास होती हैं एक मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 47 की बात कर रहा हूँ। देखिए, पायरोइन्स में कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो खुद को टेम्पल की तरह काम करती हैं, और ये बेसिकली आपके पास नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अपनी शेप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो आपके पास पायरोन्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू चलती है? प्रोटीन्स के थ्रू चलती है। इनके पास कोई भी आपके पास न्यूक्लिक एसिड मटेरियल नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है प्रोटीन्स के थ्रू। 48 में कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओनली? ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी वायरॉइन, ऑप्शन सी वायरॉइड्स, ऑप्शन डी पायरोइन्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओनली, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से ही बना हो, तो वो कौन सा है आपके पास? हाँ जी, एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन होगा वायरॉइड्स। पायरोइड्स तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन्स के थ्रू चलती है और इनके पास न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के पास बहुत कुछ होता है और बहुत बहुत से डिफरेंट वैरायटीज के वायरसेस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सुइटेबल नहीं है। ऑप्शन बी है आपके पास वायरॉइन। वायरॉइन जो होता है आपके पास, आपको पता है कि वायरॉइन जो है एक आपके पास कंप्लीट मेजर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होता है, तो ये भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अलावा बाकी और चीजें भी होती हैं। 48 में हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से ही कंपोज हो, तो यहाँ पर जो कीवर्ड आप देख रहे हैं वो है ओनली का। दैट्स वाई यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स जो बेटे आपके पास होते हैं वो स्मॉल, सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, कोई प्रोटीन कोड इनमें नहीं होता, लाइक जिसे हम कैप्सिड कहते हैं ना, वो इन्हीं वायरॉइड्स के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, 49 में कह रहा है आपके पास टोबाको मोज़ेक वायरस आर, इसकी शेप बतानी है आपको। टोबाको मोज़ेक वायरस की शेप क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। सबसे पहले देखें, टोबाको मोज़ेक वायरस जो होता है आपके पास एक क्लासिकल हेलिकल रॉड शेप प्लांट वायरस होता है, जो हिस्ट्री में सबसे पहले आपके पास यही वायरस डिस्कवर्ड हुआ था बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज ई एवानोस्के। ठीक है, वो उसने आपके पास इस वायरस को डिस्कवर किया था। तो ये आपके पास इसका शेप क्या था? आपके पास रॉड शेप्ड वायरसेस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपके पास है, द जीनोम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जीनोम जो होता है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। तो पोक्स वायरस के पास आपके पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, जो आपके पास पोक्स वायरस है उसके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट आपके पास है पार्वो। जो पार्वो वायरस होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और आपके पास रियो वायरस भी लिखा हुआ है, तो रियो वायरस को भी देखते हैं। रियो वायरस के पास होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपके पास जो तोगा वायरस होता है, तो तोगा वायरस के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आप याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर हमसे पूछा गया था पोक्स वायरस। तो पोक्स वायरस के पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होता है आपके पास, ऑप्शन ए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिसोड 1, जिसके अंदर हमने सारी चीजें कवर की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फर्दर एपिसोड इस सीरीज की आए तो काइंडली कमेंट में जरूर बताएं, और ये लेक्चर्स, ये एपिसोड दूसरे स्टूडेंट के साथ भी जरूर शेयर करें। जितना आपका सपोर्ट होगा हमें, हम उतना ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड करने में हमें मोटिवेशन मिलेगी, एंड वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। ये आपके पास कंप्लीट टेस्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें भी आएंगी। जस्ट सपोर्ट टू अस एंड ये चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।